हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है, वो भी राजनीतिक हिंसा। हालांकि पश्चिम बंगाल का हिंसा से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। चाहे वो आज़ादी की बात करें, आज़ादी की लड़ाई की बात करें, तो उस समय भी खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे उग्र नेता हुआ करते थे और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल अपने आप में एक अहम स्थान रखता था। आज वही परंपरा चली आ रही है और यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा राजनीतिक हिंसा होते थे। यह आंकड़ा भी है, एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर आप गौर करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक आंकड़ा जारी किया था और उस आंकड़ों पर गौर करें तो 1967 से लेकर 1976 के दौरान लगभग 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए थे, उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी। आखिर वजह क्या है इन राजनीतिक हिंसों का और चुनाव के दौरान यह हिंसा किस तरह से फैलती है, आखिर इन हिंसों की वजह क्या है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अंजू नेगी रावत मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर बंगाल का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और इन हिंसों की मुख्य वजह क्या है। मैडम, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप क्या देखती हैं बंगाल को, पश्चिम बंगाल को किस रूप में देखती हैं? देखिए, जो पश्चिम बंगाल है उसकी अपना एक अलग राजनीतिक महत्व रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आज़ादी के समय से लेकर के आज तक में पश्चिम बंगाल की एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति तो है ही, एक राजनीतिक परिस्थिति भी है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि ये बड़े संपन्न राज्य हुआ करते थे और अगड़े राज्यों की श्रेणी में आते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जीवन का, राजनीति का, सामाजिकता और संस्कृति का ह्रास होता चला गया और उसी का जो परिणाम है वो आज का पश्चिम बंगाल है। बंगाल जो है, हम लोग बांग्लादेश से लगती हुई सीमाएं हैं, तो वहाँ पर जो है शरणार्थियों का आना एक समस्या रही है। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान की वहाँ पर एक समस्या रही है। वामपंथियों के गढ़ के तौर पे पश्चिम बंगाल उभरा, ज्योति बसु की राजनीति का केंद्र रहा, उसका भी वहाँ पे परिणाम रहा है। और जैसा कि हम सब लोग देखते ही हैं, एक राजनीति के तौर पे देखें या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में भी देखना शुरू करें कि वामपंथ की जो राजनीति होती है, चाहे वो कार्ल मार्क्स के ज़माने से हो, लेनिन के ज़माने से हो, माओ के ज़माने से हो, तो एक हिंसा से पोषित राजनीति होती है। जिस टाइम पे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम पे चाइना में जो है माओवाद का उदय हो रहा था, माओ की सरकार थी वहाँ पर, और कितने मजाकिया वहाँ पे उस दौरान आदेश आ गए थे, जबकि माओ ने चिड़िया तक मारने के आदेश दे दिए थे कि भैया गौरैया फसल खाती है। उसके बाद वहाँ पर एक भीषण अकाल पड़ा था। उसके बावजूद जो वामपंथी विचारधारा थी वो माओ के समर्थन में थी। तो जो ये भी हिंसा है वो वहाँ के जनमानस में वामपंथ से पोषित जो हिंसा है उसी का वो एक सतत प्रवाह है। जब ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार आई, जब तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पे इलेक्शन जीता, तो वो इलेक्शन भी कम रंजित नहीं था। तो जो ये एक चरित्र हो गया है वहाँ की राजनीति का या वहाँ की सत्ता का, या वहाँ का जो भी एक धार्मिक संयोजन हो पड़ा है या वहाँ का जो सामाजिक संयोजन हो पड़ा है, तो ये हमें वहाँ पे देखने में आता है कि कोई भी इलेक्शन हो, हिंसा वहाँ पर अवश्य होती है और इस चीज को कभी भी किसी भी हिसाब से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और नियंत्रण न होने के दो कारण हैं। एक तो वहाँ पे सत्तालोलुपता, और कभी भी वहाँ के लोग, जो वहाँ पे नागरिक है, जो वहाँ पर प्रजा है, उसको ऐसे नहीं देखते हैं कि हमने इसको प्रोटेक्शन करना है, हमने केवल इनको लड़ाना है, इनका तुष्टीकरण लेना है और इनसे अपने वोट लेने और अपना उल्लू सीधा करना है। इसीलिए पश्चिम बंगाल हर इलेक्शन में कराता रहता है। नहीं, अगर राजनीति का जिक्र करें हम, तो पहले पश्चिम बंगाल नो डाउट पहले से ही समृद्ध लोग होते थे। विकास, धर्म, राजनीति, संस्कृति, लिटरेचर हर तरह से मजबूत है। पश्चिम बंगाल मजबूत था, शुरू है। लेकिन जो बंगाल के चुनाव भी हुए, अगर हम लिटरली देखें कि 1947 में आज़ादी के बाद बंगाल भी विभाजन, बंगाल का भी विभाजन हुआ था। उस समय पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश के नाम पे है, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। पश्चिमी बंगाल जो आज हमारे भारत में है, उस वक्त भी काफ़ी हिंसाएं हुई थी। हिंसा का पश्चिम बंगाल का चोरी दामन का साथ रहा है उस वक्त भी। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो 1947 से लेकर ये 2021 चल रहा है, यहाँ तक जो सत्ता वहाँ पे रही है, जिस तरह से रही है, और जो चुनाव के दौरान जो मुद्दे होते थे, अमूमन हमने जब उस हिस्ट्री को देखा, इतिहास को देखा, राजनीतिक इतिहास को देखा, तो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद,
इन सब का रहा है। लेकिन इस बार जो चुनाव हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बयान दिया था, सबने देखा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का एक बयान था कि भगवान राम तो राजा हैं, राजा थे, उनके वंशज हैं, उनका इतिहास है, सब कुछ मिलता है, माँ दुर्गा का कुछ नहीं मिलता है। यानी कि वही राम बनाम दुर्गा, ये राजनीति कौन सी करवट ले रही है और बंगाल में ये क्या हो रहा है? देखिए सुशील जी, मैं आपकी बातों से यहाँ पे कतई सहमत नहीं हूँ और बहुत माफी के साथ में इस बात को कहना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो हम एक मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं। निसंदेह उनके माता पिता की जानकारी है क्योंकि वो अवतार हैं। जो दुर्गा जी हैं वो ईश्वर है। तो ईश्वर और अवतार की बात अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आस्था के प्रश्न है, हिंदू समाज के जनमानस के मान सम्मान के प्रश्न है। तो किसी व्यक्ति विशेष के तौर पे इसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। अभी आपके सारे वाद रहते हैं जी। आपने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, साम्राज्यवाद, विकासवाद, समाजवाद, इन सब की बात करी है, ठीक है। वाम सेठ की बात भी अगर आप कर लीजिए तो हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे, लेकिन क्या कभी इसमें विकास की बात हुई? मैं एक बहुत साधारण सा प्रश्न यहाँ पर उठा रही हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा, आपको पता है मार्क्सवाद की शुरुआत जो है, बड़े अफसोस की बात है, जिस इंग्लैंड से हुई थी वहां पर कभी भी मार्क्सवाद नहीं पनपे। स्टालिन जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था उसकी बात नहीं हो पाई है, ठीक है। रशिया में जो मार्क्सवाद आया, किस तरह से सोवियत संघ का विभाजन हो गया, ये हम सबके सामने है। लेकिन 20-25 साल बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुद्दा रहा है। मैं बता रही हूँ, ज्योति बसु ने 20-25 साल राज किया, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ गए, फिर पाया क्या? अगर ज्योति बसु 20-25 साल राज करने के बाद भी मॉडल खड़ा नहीं कर सकते, आप किस मार्क्सवाद की बात कर रहे हो, किस वामपंथ की बात कर रहे हो? ये तो ये है कि जनमानस को भिड़ा देना, जो सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण करना और उनको मात्र वोट की राजनीति बनाए रखना, कल कारखानों को बंद कर देना ताकि जो वोटर है वो एक रोटी का मोहताज रहे आपके सामने और आपका एक मजदूर सड़कों पे घूमता रहे, कहीं उसका पेट ना भर जाए और वो विकास की तरफ ना देखने लगे। यही वामपंथ है। नहीं, लेकिन आजादी के 30 साल बाद वामपंथ की सरकार आई है, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में 1976-77 के आसपास उनकी ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बने, बहुत लंबे समय तक रहे, 23 साल तक रहे, 2000 तक रहे हैं। लेकिन तो क्या 30 सालों में आखिर स्थिति क्या वहां हो गई कि मार्क्सवाद, आप जिसका जिक्र कर रही हैं कि ज्योति बसु वहां बने, वाम दल की सरकार आई और वह सरकार 34 सालों तक बंगाल में, ये इतिहास है कि अभी तक। मैं आपको इसमें फिर वापस ले जाती हूँ जी। 1975 के पहले तक कलकत्ता भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों में था, बिल्कुल था। उत्तर में कानपुर और मोदी नगर की उसके संपर्क चर्चा होती थी। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में लाल झंडे लगते चले गए, वो बंद होते चले गए। मजदूरों का शोषण करके, गरीब तबके का शोषण कर करके ज्योति बसु जी सरकार में तो आ गए, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के कारखाने खुलवा पाए ढाका तक। जो सामान्य वर्ग था, जो सर्वहारा वर्ग था, जिन मजदूरों को एक करके वो सत्ता में आए थे, वो 25 साल में और गरीब हो गए। जिस वर्ग का उन्होंने शोषण करना था उसे उन्होंने शोषण के बिल्कुल पराकाष्ठा पे ले जाकर के खड़ा कर दिया और वो शोषित वर्ग के अलावा और कुछ नहीं बचा। नहीं तो फिर वही वाम दल की सरकार टाटा नैनो वाला प्रोजेक्ट जो सिंगूर में, नंदीग्राम में औद्योगिकरण की बात आई तो वहां के लोग वायलेंट हो गए और जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप में ऐसे ढल गए कि सबसे बड़ा संग्राम सिंगूर और औद्योगिक नगरी नंदीग्राम का था, जिसके बाद उन सरकार को भी यू टर्न लेना पड़ा और टाटा ने भी अपना वहां से बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से वापस आ गए। तो ये तो जो प्रोजेक्ट था ये कहीं ना कहीं वाम दल का ही था, वाम दल ने ही कोशिश की थी कि चलो उनको औद्योगिकरण करनी चाहिए, उन्होंने ही की थी और ममता बनर्जी की मजबूरी थी कि उसे सपोर्ट करना पड़ा था। यही तो राजनीतिक परिदृश्य है कि उन लोगों की केवल एक गिद्ध दृष्टि रहती है वोटर के ऊपर कि किस प्रकार से हम इसकी वोटों को लेकर के अपने स्वार्थ की साधना करें, अपने स्वार्थ की सिद्धि करें, जनता का विकास हो जाए, उसके जेब में पैसे आए, उसका पेट भरे। ये वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहां उसका पेट भरेगा वो अपने मस्तिष्क से सोचना शुरू कर देगा, फिर वो आपका एक अंधा वोटर नहीं रहेगा जो कि कुछ चीजों के लिए सड़कों पे आ जाएगा। दो चीजें कहती हूँ, अगर हाथ रिक्शा कलकत्ता में आज भी जिंदा है तो पहली मेट्रो भी तो वहीं चली थी। बिल्कुल, ट्राम। आप चीजों को एकदम मोड़ तो नहीं सकते ना, लेकिन वो पहली मेट्रो जब क्या नाम कहते हैं दिल्ली में मेट्रो चली तो आमूलचूल परिवर्तन हो गए, कलकत्ता में मेट्रो चली तो ये नहीं हुआ। दोष कहाँ पर है? जब देश आजाद हुआ तो कलकत्ता तो खैर उसका केंद्र था, पूरा पश्चिम बंगाल था, ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था,
सबसे बड़े हमारे नेता, तो ये पत्रकार, साहित्यकार सब वहीं से थे। सवाल तो यही है कि आखिर अब जो आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही है, 21वीं सदी का जिक्र हर जगह हो रहा है, विकास के डंके बज रहे हैं, वहां पर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज जब वहां चुनाव होना है तो चुनाव में यह मुद्दे वहां नहीं है। वहां मुद्दा राम बनाम दुर्गा, जय श्री राम बनाम सीताराम ऐसे चल रहे हैं। ये क्या ये मुद्दे आपकी ऑब्जर्वेशन और आपका दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये मुद्दे वहां पे दिखते हैं। नहीं, मेरा दृष्टिकोण है, वहां की जनता का दृष्टिकोण है। वहां की जनता वहां कुछ ये हो रहा है। देखो, हो सकता है आप वहां की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं उन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो कि मेरा क्रिटिकल एनालिसिस है। मेरा एनालिसिस ये है कि भगवान श्री राम, देवी दुर्गा जी या जय सिया राम, सीताराम जी वो है जो पटल में दिखाई देता है। उसके पीछे एक असुरक्षा की भावना है। वहां पे हिंदुओं पे इतने अत्याचार हो गए हैं, वो अपने घरों से भगाए गए हैं, उनके कत्ल हुए हैं, उनका धर्म परिवर्तन हुआ है, उनकी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हुई हैं। तो इस वक्त हमारे देश का जो परिवेश है वो ये है कि जय श्री राम के नारे के पीछे, भगवान श्री राम की विजय पताका के पीछे हिंदू मोबिलाइज हो रहा है। तो यहाँ खड़े हो गए, एक नारा मिल गया है, मतलब राम के सहारे सत्ता की सीढ़ी। बिल्कुल, सत्ता की सीढ़ी की बात नहीं कर रही हूँ। पहले भी जब युद्ध हुआ करते थे तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान हो कि हमारा जय घोष हर हर महादेव होता था। हर हर महादेव होने का मतलब क्या कि सारे शहर हो गए? नहीं, वो तो हमारा जय घोष था। अभी अभी जो चल रहा था, पवन पुत्र की जय नहीं बोलेंगे। पवन पुत्र जय कोई कम्युनल है क्या? अरे वो तो मेरा स्लोगन है, मेरा नारा है। मैं वंदे मातरम बोलती हूँ, यह धरती मेरी माता है, मैं इसकी पूजा करूंगी, इसमें क्या दिक्कत है? तो जो जय श्री राम का जो जय घोष है उसके पीछे वो लोग एकत्र हो गए हैं। आप इसे धार्मिक रंग ना दें, ये सुरक्षा और असुरक्षा का है। बिल्कुल, वो बचेंगे तो कुछ भी करेंगे, एक बचने की चेष्टा है, एक बचने की कोशिश है। जी, ये तो चलिए ठीक है, जय श्री राम या माँ दुर्गा, इनके सारे सत्ता की लड़ाई वहां लड़ी जा रही है। आपको क्या लगता है कि सीएए और एनआरसी ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस बार के चुनाव में? ये असल मुद्दा है जी। जय श्री राम और माँ दुर्गा के सहारे कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है। ये हिंदू जनमानस की अस्मिता है और हिंदू जो है बड़े आखिर में जागे। अगर जागे होते तो कश्मीर से नहीं भागे होते, आसाम में ये हाल नहीं होता, और आने वर्षों में केरल का क्या हाल होना है। सीएए और एनआरसी इसीलिए जरूरी है कि एक बार पहचान तो हो, आप कहां से हो, कौन से हो, किन जड़ों से। पूरा का पूरा जो बंगाल के लोग हैं वो पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं, रोहिंग्या लोग हैं पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं। कोई देश का नागरिक वहां जाएगा, उसके पीछे प्रश्न चिन्ह, जो रोहिंग्या आएगा वो उन्हीं में समाहित हो जाएगा, उसको वहीं एडजस्ट कर लेंगे। एक सिर्फ पहचान का विषय है सीएए और एनआरसी कि आप ये बताइए कि आपकी जड़ें कहाँ से हैं, किस गांव से हो, किस परिवेश से हो, आपके माता पिता कौन, आपके फोरफादर्स कौन। लेकिन इससे यह जो मुद्दा है, एक रजिस्टर अगर बन जाएगा नागरिकता का तो उससे कौन सा हरास होने वाला है, कौन सा नुकसान होने वाला है। आप मार्क्सवाद की बात कर रहे थे, चाइना बड़े प्रयास करता है कि हमारे यहाँ जो हान समुदाय है वो अल्पसंख्यक में न जाए। तो इन मार्क्सवादियों से पूछो कि पहला प्रश्न उठा लो, आप तो सब कुछ चाइना को देख के करते हो। अगर वो अपने हान समुदाय के लिए इतना व्यक्तिगत तौर पर जाता है तो अगर यहाँ पे एक सीए एनआरसी की, हम तो गिनती की तो बात कर रहे हैं ना कि गिन लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, लेकिन चुनाव में चलिए सीए एनआरसी या तो जरूरी हो या फिर इसका विरोध भी हो रहा है, बंगाल से सबसे ज्यादा विरोध है। लेकिन मेरा यह सवाल है कि जो पब्लिक, चाहे मैं हूं, आप हैं या कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग विकास की तरफ देखते हैं कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है। चुनाव है, चुनाव में क्या जो पार्टियां आ रही हैं, जो सरकारें आ रही हैं, क्या वायदे कर रही हैं, किस तरह से बंगाल को या किसी भी जिस स्टेट में चुनाव होता है उस स्टेट को किन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो चुनाव का परिदृश्य है वो कुछ अलग नजर आ रहा है। इस तरह चाहे वो हिंसा झोंक देना, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, फिर वहाँ जो समस्याएं हैं वो उभर कर सामने नहीं आ रही, उसके निवारण के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। देखिए, जो विकास होता है कि भाई आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट तब होता है जबकि वहाँ पे जो समुदाय है वो सुरक्षित हो। बंगाल में तो हम बेसिक चीजें वहाँ पे इस हद तक गई हुई हैं कि जो वहाँ के जो नागरिक हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित तौर पर विकास भी होगा। अगर हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, हम बचेंगे ही नहीं, तो किसका विकास। वो 5 लाख कश्मीरी शरणार्थी से पूछ लीजिए ना, जो 1990 में रात बाहर निकले थे, कि सुरक्षा और विकास में से पहले क्या चुनना होता है। अरे मैं बचूंगा तो कुछ करूंगा। सर्वाइवल जो श्री राम जी के पीछे एकत्रीकरण हुआ है, ये झगड़ा और कुछ नहीं है, ये एक सर्वाइवल का झगड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
और सीएए और एनआरसी का सबसे ज्यादा विरोध वहां पर हो रहा है, 2 जगहों पे विरोध हो रहा है, आसाम में भी विरोध हो रहा है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम बांग्लादेशी हैं, वहाँ मैक्सिमम रोहिंग्या है। ये कारण है, चीज का रूट ये। तो आप मानती हैं कि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? दूसरी, अगर हम बंगाल का जिक्र करें आप, तो क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से 2014, 2019 दोनों चुनावों में बीजेपी को बढ़त वहां मिली है, वोट परसेंटेज बढ़े हैं, हालांकि विधानसभा में अभी इनकी संख्या 3 है, लोकसभा की संख्या भी लोकसभा में 18 इनकी संख्या है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में, चूंकि 2011 से मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ, अभी भी प्रचंड बहुमत के साथ है, 2021 में कुछ परिदृश्य बदलेगा? देखिए, जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो एक कद्दावर नेता है, उनकी केंद्र में भी भूमिका रही है, रेल मंत्री जैसे जिम्मेदार ओहदे पर रहे हैं वो, और उनका पूरा जीवन एक संघर्षों की गाथा है। ममता बनर्जी का एक अलग व्यक्तित्व है, लेकिन जिस संक्रमण काल से बंगाल गुजर रहा है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो वामपंथियों का गढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वामपंथ का एक कैडर होगा। कांग्रेस वहाँ पर रही है, तो कांग्रेस का एक कैडर वहाँ पर निश्चित तौर पे होगा, लेकिन वहाँ पर जो मुस्लिम वोट है, जो कि अभी तक ममता बनर्जी का सपोर्ट करते थे और उनकी वोट ममता बनर्जी को ही जाती थी, तो वहाँ पर जो है कई सारे लोग जो उठ करके आ रहे हैं कि अब हम इलेक्शन करेंगे। कई मुस्लिम नेताओं ने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो देख करके कि ममता बनर्जी को मैं एक जुझारू नेता के रूप में देखती हूँ, जिन्होंने कि लेफ्टिस्ट के खिलाफ में बड़ा संघर्ष किया था और कलकत्ता के सत्ता से हटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं का था। लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं ने जो है उनके खिलाफ जो बड़ी अभद्र टिप्पणियां की हैं कि हम उनको मार करके सड़कों पर घसीटते हुए लेकर के जाएंगे, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण एक मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि वो समर्थन कहीं ना कहीं वहाँ से निकलने वाला है। तो जो वामपंथी है, जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम मोर्चा है, ये क्या तय करेगा? ये इकट्ठे होंगे या इनका ध्रुवीकरण होगा? इसी पर मेरे हिसाब से उनका आपका प्रेडिक्शन क्या है इस चुनाव के दौरान? 2021 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके दौरान आप क्या प्रेडिक्ट करते हो कि बंगाल में क्या इस बार सत्ता बदलेगी? निश्चित तौर पे बदलेगी, और मुझे देखने से ऐसा लगता है कि पहली बार, लेकिन आप ही कह रही हैं हिंदू इकट्ठे हुए। आप मानती हैं कि मैं बिल्कुल मानती हूं जो किसान आंदोलन चल रहा है इसका असर नहीं पड़ेगा वहां पे? किसान को आंदोलन को आप किसान आंदोलन मान करके देख रहे हैं? किनका आंदोलन है? नहीं, ये मेरा अपना मत नहीं है, निश्चित तौर पे कह रही हूँ किनका आंदोलन है। महेंद्र सिंह टिकैत जी के सुपुत्र जो है मुजफ्फरनगर से सौली से उठ करके आकर के यहाँ पे बैठ गए, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसमें रही, मेरे लिए बड़े प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैंने भी मेरठ की तरफ से पढ़ाई की है, इस नाते में बहुत अच्छे से उसमें जानकारी रखती हूँ। श्री योगेंद्र यादव जी भी नए नए किसान बने हैं, वो वहाँ पर हैं, उन्होंने भी कई इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा का सामना किया है। क्या उनकी वहाँ पे स्थिति है? रिजेक्ट हुए लोगों का एक जमावड़ा है, जब उन्हें यहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो ऊर्जा लेते हैं ग्रेटा से, मियाँ खलीफा से, रेहाना जी से। रेहाना ने 4-4, 5-5 ग्रैमी अवार्ड जीते, हम सोचते थे कि बड़ी अच्छी संगीतज्ञ हैं, लेकिन उनके दिमाग में तुष्टीकरण और हिंदू जनमानस के लिए कितनी नफरत भरी पड़ी है। एक गणेश जी का पेंडेंट लेकर के उन्होंने अपना जो बिल्कुल अर्धनग्न चित्र दिया है, शर्म से आंखें झुक जाएंगी। आज वो किसान लीडर कहें कि नहीं जी वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आएगी अगर मैं मियाँ खलीफा पे चर्चा करने लगूंगी तो। बिल्कुल, ये डॉक्टर अंजू ने गिरावत हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पश्चिम बंगाल 2011 में ममता बनर्जी 34 सालों के वामपंथ के शासन को धराशायी कर, ध्वस्त कर सत्ता में काबिज हुई और बहुमत के साथ 2011, 2016 और फिर 2021 में चुनाव है। देखना है, परिदृश्य बिल्कुल साफ है। और हिंसा का जिक्र हम लोगों ने किया, हिंसा पे बात की। हिंसा का इतिहास बहुत लंबा रहा है पश्चिम बंगाल का, शुरू से ही रहा है। लेकिन यहाँ की जनता जो है, पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है? सबसे बड़ा जो कारण है हिंसा का, वो बेरोजगारी। मैडम भी बता रही थी कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में शुरुआत बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी होती थी। हमने भी सुना है, देखा है लोगों की कि लोग घरों से पैसे कमाने के लिए, काम धंधे की तलाश में सबसे ज़्यादा बंगाल जाते थे, पश्चिम बंगाल जाते थे, कलकत्ता जाते थे। और आज वे लोग वहाँ उद्योग नगरी ठप हो गया। जैसा कि आंकड़े हैं उसके मुताबिक हड़तालें शुरू हो गई, कंपनियां बंद हो गई और वहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, जिस वजह से वो बेरोजगारी है। और यही वजह है कि जो बेरोजगार युवक हैं वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति की तरफ रुख करते हैं, उन लोगों के साथ जाते हैं, चाहे वो ठेके लेने की बात हो या फिर
काम धंधे की तलाश में या पैसे की तलाश में, और सत्ता पाने के लिए जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता होते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं हिंसा में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और देखना है कि जो क्या वास्तव में इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा, या फिर जो बीजेपी हिंदुओं के ध्रुवीकरण की नीति अपनाई हुई है, तो क्या हिंदू एकजुट हो जाएंगे या फिर क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।